नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, मॉनसून सत्र का पहला दिन कल था और कल जैसे ही ये खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है, तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पर भरपूर सियासत हो रही है। विपक्ष इस्तीफे की वजह कुछ और बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर साफ कर चुका है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफे पर विपक्ष फिजूल में सियासत कर रहा है। हालांकि उपराष्ट्रपति कल दिन भर सदन में भरपूर एक्टिव रहे। उन्होंने नए सदस्यों को सदन की शपथ दिलाई, उसके बाद कार्रवाई में लगातार काम किया और फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी की। इस सबके बीच किसी को अंदाजा तक नहीं था कि रात होते होते धनखड़ इस्तीफा दे देंगे। क्या है धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह और क्या है विपक्ष का आरोप? इन तमाम मुद्दों पर ताल ठोक कर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाऊं। सभापति जी, I will retire at the right time. August 2027. सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। तो somebody is resting, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो प्रेशर कर से रेजिग्नेशन। सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बात। इस्तीफा लेना होता था तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती रहती है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना किसी को। ये जो आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा है वो राज्यसभा के चेयर तक चला गया। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें नड्डा साहब और रिजिजू साहब को आना था, वो नहीं पहुंचे। कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ अनबन हुई होगी। चलिए, धनखड़ साहब के इस्तीफे पर बात करने के लिए आज डिबेट में हमारे साथ जो गणमान्य मेहमान जुड़े हुए हैं उनका एक इंट्रोडक्शन करा दूं और फिर तुरंत चर्चा शुरू करते हैं। जीएम शाहीन हमारे साथ जेडीयू के नेता मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर विनीत सिंह एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय शोकर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट का हिस्सा हैं आज, और एमआईएम के नेता शादाब चौहान कुछ ही पलों में हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। अब देखिए, चूंकि बीजेपी से कोई मेहमान हमारे साथ नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं, कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना कोई प्रवक्ता हमें नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर विनीत सिंह जो कि सरकार के साथ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपीआर से। विनीत सिंह, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद से पता नहीं क्यों किशोर कुमार का एक गीत है वो मेरे जहन में लगातार गूंज रहा है कि ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आपने गीत की बात कही, मैं 2 लाइनों से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा जो कि विपक्ष के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठता है कि अंदर कितनी भी हो कड़वाहट, ऊपर शहद का लेप लगा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। अच्छा भैया, ये घड़ियाली आंसू क्यों? आप ही है ना विपक्ष 2024 में महाअभियोग ला रहे थे। कल्याण बनर्जी जो मिमिक कर रहे थे, राहुल गांधी बड़ी खुशी खुशी वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने स्वास्थ्य कारण से अगर इस्तीफा दे दिया है तो उनका आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार तो ऐसा है नहीं कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। हाँ, कारण कुछ और रहा है, इससे पहले 2 उपराष्ट्रपतियों ने दिया है। तो हम सबको अनुराग जी उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो विपक्ष
जो बाल की खाल निकालने में माहिर है, जो मुद्दा विहीन काम कर रहा है, जो 2 दिनों से सदन को प्रभावित किए हुए है हंगामा वितंडा फैला के, हमें उनके बात में नहीं आना है और उनका आदर करते हुए उनके इस्तीफा को सरकार ने स्वीकार कर ही लिया है। और ऐसे भी ये बात सरकार के बीच में है और उनके बीच में है, तो और किसी को कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, मैं लौटूंगा विनीत जी आपके पास। रामकृपाल जी, अब सवाल ये है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं जिन कारणों से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं चाहूँगा कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से वो स्वास्थ्य लाभ लें अगर ऐसा है तो। लेकिन संजय राउत ने कहा कि वो बड़े मज़ेदार आदमी हैं, मज़ाहिया आदमी हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो बीमार नहीं हैं। तो अगर स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं तो किसके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक थे, किसका स्वास्थ्य खराब कर रहे थे धनखड़ साहब? अब ये बड़ा कठिन सवाल है। एक बात तो है कि जो ये औचक जिसको कहते हैं कि अचानक ये खबर आई तो सवाल तो कई खड़े करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे संजय राउत जी कह रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं कि ये कारण था, क्या कारण था। मैं समझता हूँ न तो किसी पत्रकार को न किसी प्रवक्ता को दूर दूर तक कोई अगर ऐसा आभास या अंदेशा था तो ये बात आनी चाहिए थी। रही जैसा कि ये तो विपक्ष को बड़ा खुश होना चाहिए था, जिस व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी, जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था कि ये इस लायक नहीं है, बिल्कुल है, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी है, तमाम सांसदों को बाहर निकाल दिया है। लेकिन अचानक से आज धनखड़ जी के प्रति विपक्ष का जो ये बिल्कुल सम्मान और मोह और उनकी तकलीफ, जो पीड़ा दिखाई पड़ रही है, ये मुझे आश्चर्य में डालती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद ढही थी, उसके बाद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये 4 लोगों को खलनायक माना गया था कि यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी थोड़ा सा वो किनारे हुए संगठन में या उसमें मार्गदर्शक मंडल में गए तो देखा आपने उसी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा, उनमें एक ऐसा नेता दिखाई देने लगा आडवाणी जी में जैसा कि कभी बिल्कुल वो शायद वैसा नेता कांग्रेस में नहीं कोई, जितनी तारीफ आडवाणी जी की होती थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है, ये बात कि स्वास्थ्य कारण से जब तक कोई अन्य तथ्य मालूम ना हो, हमें मान के चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं और कुछ चीज़ें आ रही हैं, निश्चित तौर पर सरकार को इसमें उसके जवाब तैयार रखना चाहिए। और एक बात मैं तारीफ करूंगा, आज ये खड़गे जी का जो बयान है वो बड़ा संतुलित रहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और उनके बीच का मामला होगा, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर विपक्ष इसी लाइन पे चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी के लीडर भी हैं प्रोफेसर सुबोध मेहता, उनसे जानना चाहूँगा। सुबोध जी, मामला सिर्फ इतना ही है जितना विनीत कह रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार कर लिया गया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? तो क्या मामला सिर्फ इतना ही है? देखिए, बात ये होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है किसी भी व्यक्ति का, वो हेल्थ होता है, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से मार्च के बाद जब वो एम्स से बाहर आए, उनका हेल्थ डिटोरिएट नहीं किया था। और इतना ही नहीं, कल वो सदन के हर तरह के कार्रवाई में वो सम्मिलित हुए और वो फुल्ली फिट दिख रहे थे। लेकिन अचानक जो है, जिस तरीके से ड्रामेटिकली स्टाइल हम इसको बोलेंगे, ड्रामेटाइज कर ये जिनका इस्तीफ़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं पीछे, कहीं इस्तीफे के पीछे का कोई कारण ज़रूर है। और वो कारण इतना है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति महोदय को, मैं आपको रोककर एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हरिवंश जो है वो कार्यवाहक सभापति बने हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनकी तस्वीर भी देखी थी, राष्ट्रपति से मुलाकात की, और अब ये देखिए, ये तस्वीर राष्ट्रपति से
द्रौपदी मुर्मू जी से उनकी मुलाकात हुई थी और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक वो कार्यवाहक सभापति बनाए गए। प्रोफेसर सुबोध मेहता, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा था कि नो डाउट हेल्थ पहला प्रायोरिटीज होना चाहिए हर किसी को, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई वो एकदम फिट थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है शाम आते आते तक उनका इस्तीफा हो गया। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि गहरी कोई बात है, जो बात मुझे लगता है समय के साथ वो उजागर हो जाएगा। और आप देखिए पूरा जो इनका कार्यकाल रहा है, इनके खिलाफ जो है मोशन भी आया रिमूवल का, वो डिफीट हुआ। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए आज़ाद भारत के जिनके खिलाफ ये चला, तो इनके दिल में कचोट तो था ही। और जिस तरीके से चाहे एजुकेशन बिल हो 2020 का, चाहे फार्म लॉज हो, या फिर कोई भी जो बिल हो जहाँ पे अपोजिशन पार्टी, और ख़ासकर 2024 का जो अपोजिशन पार्टी है आज़ाद भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो ये जो है तलखियाँ बढ़ी हुई थी वाइस प्रेसिडेंट और जो है अपोजिशन के लिए। लेकिन अब जो चूंकि वो रिजाइन कर चुके हैं, तो ये मामला जो है सरकार और उनके बीच की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने इतना दबाव जरूर दिया कि वो जो है वो रिजाइन किए एक ड्रामेटिक नेचर की तरह। इस तरीके का रेजिग्नेशन जो है, मुझे लगता है कि जनमानस के मन में भी ये भाव है कि कारण क्या है। हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया, हर सिविल सोसाइटी में देखिए ये बात हो रहा है। पीछे 24 घंटे में ये बात हो रही है कि कहानी क्या है, कहानी क्या है। जीएम शाहीन साहब, कहानी क्या है? नीतीश बाबू का भी नाम चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बिहार इलेक्शंस को देखते हुए ये कुर्सी खाली की गई है। इस तरीके की अटकलें हैं जिसमें नीतीश बाबू का भी नाम चल रहा है। तो कहीं ये कहानी का एक अध्याय तो नहीं हो सकता? अनुराग जी पहले से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप जानते हैं कि बीच में हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे। और सब ये तो वैसे स्वाभाविक है कि अगर एक इंसान की, एक व्यक्ति की अपनी उसकी हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, और वो उन्होंने लिखा भी अपनी चिट्ठी में, उन्होंने जिक्र भी किया है कि मेरा जो कि सेहत मेरा ठीक नहीं है, तो इस करके मैं इस पद से इस्तीफा देना जा रहा हूँ। बिकॉज डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं कि या विपक्ष जो बैठा हुआ है वो जानते हैं, जिन डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दिया। अब देखिए विपक्ष हमारा उस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे वो एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर है और वही उनका इलाज कर रहे थे। तो विपक्ष, क्योंकि अब जानते हैं उनके पास कामकाज तो है नहीं, देश ने तो उनको मौका दिया नहीं। अब अपोजिशन में बैठ के यही तो एक काम है कि कौन छुट्टी जा रहा है, कौन लीव पे आ रहा है, किसको कैजुअल लीव मिल रही है, किसको मेडिकल लीव ले रही, क्यों मेडिकल लीव मिल रही है। बिकॉज ये भी इनका सवाल है कि जनाब आप लोग 15-20 साल से सरकार में आ रहे हो, तो क्यों मेडिकल लीव मिल रही है। तो लेकिन अगर हम इन लोगों के चर्चे, इनकी मेडिकल लीव, इनके सवालों की तरफ जाए, फिर तो काम कुछ करना नहीं है हम लोगों ने। अभी बिहार के चुनाव है आने वाले, उसके बाद बिहार के चुनाव है, और बिल्कुल स्वाभाविक रूप है कि अगर किसी भी व्यक्ति की उसकी सेहत खराब होती है, हमें उनका आदर करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, माननी चाहिए उनकी बात को। ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती हम लोग उनको बैठा के रखें, बिकॉज उनका हेल्थ का इशू है, एक जेन्युइन लॉजिक है। इसमें तो मेरे ख्याल में किसी का कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके। और हम मानते हैं देश स्वतंत्र देश में हर एक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जीएम शाहीन साहब, नीतीश बाबू का सवाल आप टाल गए। हालांकि मुझे भी इस पर भरोसा कम है, क्योंकि स्वास्थ्य पर तो नीतीश बाबू के भी सवाल उठ रहे हैं आजकल। अरे कहाँ आप हम लोगों को बीच में, हम लोगों के, आप लोग बीच में नहीं, आप लोग साथ में हैं सर। कहाँ आप लोग, आप लोग बीच में कहाँ हैं? आप लोग तो साथ में हैं, बीच में तो सरकार है, बीच में तो बीजेपी है। अरे भाई हम साथ हम लोग देखिए वो तो बिल्कुल नहीं है। अभी तो देखिए अभी हमारे बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले 2 महीने में तो यहाँ का ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कैसे क्या होगा। हम लोग मिलजुल के दोनों पार्टनर्स, बिकॉज सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बीजेपी हमारा पार्टनर है, सहयोगी दल है, कैसे क्या होगा आगे देख लेंगे। लेकिन मेन मुद्दा और मेन मकसद है देश के लिए काम करना और देश के लिए अपना योगदान देना। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय शोकर हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। संजय जी, अब विपक्ष पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के इस्तीफा दे रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ये सही भी तो हो सकता है कि
डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि अब वो आराम करें और उन्होंने ये गुजारिश की कि भाई डॉक्टर्स की सलाह पर अब मैं आराम करना चाहता हूं, मेरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है विपक्ष को? नहीं अनुराग जी, देखिए कोई राजनीति नहीं है। जैसे खड़गे जी ने भी बोला, ये सरकार का आपस का इनका मामला, जिसको चाहे हटाएं बदलें जो भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह से अननेचुरल अचानक कुछ चीजें ऐसे होती है तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, चर्चाएं होती है, बातें होती है। तो उसी तरीके से ये जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो सुबह से पूरा दिन पार्लियामेंट में थे और उसके बाद बीएससी की जो मीटिंग थी उसको भी चेयर किया उन्होंने, तो कहीं पे पूरा दिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं से कोई हेल्थ इश्यू है या बीमार है, या पहले भी कभी कुछ टाइम से उनको ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो इसीलिए लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जो ये हेल्थ इश्यू बनाया गया, ये कहीं ना कहीं लोगों को जच नहीं रहा है, लोगों को जम नहीं रहा है, कि ये ऐसा लगता है कि ये बहाना है। तो इसीलिए चर्चाएं भी चल रही है। और जिस तरीके से धनखड़ साहब के बारे में हम देखते रहते थे, उनको वो फिजिकली फिट थे, तो ये तो कहीं ना कहीं बहाना है कि फिजिकली अनफिट थे, उनसे कहलवा दिया, तो ये सब समझते हैं। देखिए आजकल सरकार क्या कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग या विपक्ष वो नहीं समझेगा, कोई पागल थोड़ा ना है कि आप हर एक्टिविटी पे नजर रहती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप कैसे बोल रहे हो, क्या होती है। आप दोनों केंद्र के मंत्रियों का बीएससी की कमेटी में ना जाना, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और ये आप सामने भी आएगी बातें, आज नहीं तो कल आएगी। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये सवाल तो विपक्ष खड़ा करेगा। विपक्ष का काम ही लोगों के विपक्ष के मुद्दे उठाना, सवाल खड़े करना, ये विपक्ष का रोल होता है। तो आप इसको विपक्ष को जैसे हम लोग सरकार के लोगों को देखते हैं, इसी तरह विपक्ष के लोगों का जो रोल है उनको निभाने दो आप। अगर वो लोगों की भावना, लोगों की बात, लोगों की चर्चाएं जो हो रही है, अगर उनको भी नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे वो। तो ये कहीं ना कहीं अननेचुरल लग रहा है, अजीब सा लग रहा है लोगों को, इसीलिए सब सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, जीएम शाहीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीएम शाहीन साहब। नहीं, इनसे पूछे कि जब इनका कार्यकाल था, जब ये लोग सरकार में थे, तब कितने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बदलाए, तो हमने कितना बवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर। इनसे पूछ लीजिए जरा मेरे कांग्रेस के सहयोगी से। तो आपने बवाल उठाए ना, उठाया हो पार्लियामेंट आपने बवाल उठाए ना विपक्ष में होते हुए, तो आपको अभी क्यों दर्द हो रहा है? अगर आपने विपक्ष में होते, आप खुद ही कह रहे हैं, नहीं हमने सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है कि आप लोग ही सवाल कर रहे हैं। आप लोगों की एक सुनिए देखिए 2027 तक का आपने जिस हाल में देश को लाया था, जिस हाल में आपने छोड़ा था, हम जानते हैं। अब मैं सभी किताब खोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पर आपके टेलीविजन स्टूडियोज में, मैं किताब को खोलना नहीं चाहता हूँ, फिर से उन चीजों को दोहराऊं तो शायद आपको चोट लगेगी। नहीं, आपको चोट लगेगी। हम ये बता रहे हमारे यहाँ कैजुअल लीव पे कौन जा रहा है, कौन अर्न लीव पे आ रहा है, कौन मेडिकल लीव पे जा रहा है, तो क्या बात है, ये कोई बात बनती है क्या? मुझे बताइए कौन आ रहा है, कौन घर चले गया, कौन आज पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके ऊपर क्या राजनीति है, मुझे ये बताइए जरा। ये मुझे समझ में नहीं आया। इससे अच्छा है कि अगर आप उन स्टेटों में जहां आप लोगों की सरकार है, अभी हिमाचल में नहीं, हिमाचल बात नहीं है, तभी अरे सुन लीजिए हिमाचल, अरे सुन लीजिए, आप इसको इतना कैजुअली, अरे सुन लीजिए, बात सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट क्वेश्चन। मैंने ये बताइए क्या, अरे क्या उनकी तबीयत खराब, आप बता रहे हो कि नहीं, किसने बोला तबीयत खराब? आप क्या डॉक्टर्स बैठे, एम्स के डॉक्टर बैठे हैं, आप लोग एम्स के डॉक्टर बैठे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने क्या मेडिकल हेल्थ संभाल के रखा है? नहीं, आपको लग रहा है कोई सवाल नहीं पता। आप हिमाचल में देखिए क्या पार्लियामेंट में थे, कल पूरा दिन उन्होंने काम किया, आपकी जहाँ सरकार है, ठीक है, वहां पर ठीक है, मैं डिबेट में लौटता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है धनखड़ जी की खबर पर ही। देखिए, धनखड़ के इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सीएम ममता बनर्जी का कहना है। इस्तीफा देना सामान्य बात नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अनंत विजय
ये अचानक से सब MBBS कैसे हो गए? ममता बनर्जी भी ये दावा कर रही है कि धनखड़ स्वस्थ हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि धनखड़ स्वस्थ हैं, आपने देखा RJD वाले प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये अचानक से सारी विपक्षी पार्टियों ने MBBS कैसे कर लिया? अनंत विजय जी। हाँ, मैंने सोचा किसी और से पूछा आपने। मैं आप ही विपक्ष का तो काम है कि ये पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर बनने के बजाय ज्यादा बेहतर ये हो कि वो ये पूछें सरकार से कि भाई इस्तीफा लिया क्यों, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अब वो इधर उधर की बात करके इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। जिस प्रकार से आप देखिए कि प्रधानमंत्री को भी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करने में कितने घंटे लग गए, आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कहा है, तो कहीं कुछ तो पेच फंसा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये साफ होगा। मैं रामकृपाल जी को अभी सुन रहा था, वो ठीक बात कर रहे थे, सिद्धांत रूप से वो बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अब पत्रकारों का तो हमारा काम है ना कि कहीं कुछ मसाला ढूंढा जाए, उसमें कैसे राजनीति क्या हो रही है, उस राजनीतिक को हमें तलाशना होगा। और सर ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल जयराम रमेश ने तुरंत सवाल उठाए, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने, और जो कल कुछ घटा 4 बजे से 7 बजे के बीच में, जो थोड़ा बहुत संकेत आप अपने नीचे पट्टी पर दे भी रहे हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो करता है। सिर्फ ये बीमारी, ठीक है वो बीमार थे, उनका हार्ट का में कुछ प्रॉब्लम थी, नैनीताल में अभी पिछले दिनों गए थे तो वो चलते हुए लगा कि वो गिर पड़ेंगे, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन इन कारणों से कोई इस्तीफा दे दे, वो भी उपराष्ट्रपति पद पर, वो भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वोटों से जीता हो और जिसको नेतृत्व का विश्वास प्राप्त हो, तो ये सहज तरीके से पचाने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, अभी आप लोग शायरी और गीत की बात कर रहे थे, मुझे लगता है मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसका टाइटल था रुका हुआ फैसला। तो क्या अब जितने रुके हुए फैसले थे उनका गेट खोल दिया गया है? क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति के पद पर किसी को आसीन करवाया जाएगा और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सफल होगा। और अगर किसी को राज्य से एलिवेट करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाता है तो राज्यों में भी सफल होगा। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि चेन ऑफ रिएक्शंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी अपने देश में होनी है। अब ये संसद के सत्र के बाद होती है या संसद के सत्र के दौरान होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी विजय त्रिवेदी जी, क्या हो सकता है? किस समीकरण की बात कर रहे हैं? किस गड़बड़ झाले की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग? क्या हो सकता है धनखड़ के इस्तीफे के पीछे? और जैसा कि साफ तौर पर अनंत विजय जी ने कहा कि पूछा ये नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि पूछा ये जाना चाहिए कि सरकार ने उनका इस्तीफा क्यों लिया। आनंद जी ने बिल्कुल सही जगह पर ये सवाल को पहुंचाया। क्योंकि सवाल ये है कि क्यों इस्तीफा लिया गया और क्यों दिया गया। स्वास्थ्य जैसा भी है उसके लिए उनकी शुभकामनाएं, हम तो चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहें ना रहें, लेकिन स्वस्थ रहें, ये शुभकामनाएं तो हम सब लोग कर सकते हैं जी। लेकिन अभी चर्चा हुई कि जयराम रमेश साहब ने बड़ा लंबा ट्वीट लिखा, देखा भी है सब लोगों ने। जितना लंबा ट्वीट जयराम रमेश ने लिखा, उतना ही छोटा ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने लिखा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का इससे छोटा ट्वीट मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं देखा, और उसमें केवल स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। इस्तीफे को लेकर या किसी और बात पर कोई चर्चा, इस्तीफे पे तो क्या चर्चा होनी थी, लेकिन जो तारीफ भी होती है। यदि मैं उस दिन को याद करूं जब वो उपराष्ट्रपति बने थे, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा उनके प्रतिष्ठा में, उनके सम्मान में भाषण दिया था। लेकिन आज जो सवेरे ट्वीट आया उसमें 2 लाइन केवल लिखी गई हैं, और ये अपने आप में मैसेज है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो वो एक क्राइम थ्रिलर की लाइन है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उनका स्वास्थ्य खराब था, नहीं किया गया है। नहीं, मैं इस पर ये अलग मुद्दा है। फिर अब आपने तो कहते मैं तो MBBS नहीं हूँ, मेरे से तो पर्ची भी नहीं पढ़ी जाती है डॉक्टरों की। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ऐसा हुआ कि ऐसी जगह पर ये बात हुई? क्यों ऐसा हुआ कि सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं गए? क्यों ऐसा हुआ कि जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो सरकार की इच्छा के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा के
मानहानि का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का, वो केवल विपक्षी सांसदों के दस्तखत का स्वीकार कर लेते हैं, जबकि लोकसभा में वहां पर पहले ही सरकार की तरफ से एक मोशन को मूव किया जा चुका है। क्यों ऐसा होता है कि सभापति विपक्षी सांसदों को कहते हैं कि कल मैं जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट पर फैसला करूंगा? क्यों ऐसा होता है कि सदन के नेता विपक्ष के नेता को कहते हैं कि आप कुछ मत बोलिए, आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा? बहुत सारी बातें ना। और क्यों ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के स्वीकार होने से पहले सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जबकि परंपरा तो ये होती है ना। क्यों ऐसा हुआ कि क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद है, उन्होंने इस्तीफा किसी भी कारण से दिया हो, क्या प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता ना। वो नाराज भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो। फिर यदि उसको मान लीजिए कि नहीं किया, ऐसा सपोज करते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो ये पर्सनल बात नहीं है। संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। तो क्या राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करेंगे कि भाई ये उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा देने आए? फिर क्या ऐसा हुआ कि उसके बाद सरकार की तरफ से किसी ने उपराष्ट्रपति से बात नहीं की, और की तो उसको जाहिर नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की, गृह मंत्री जी ने बात नहीं की, किसी संसदीय कार्य मंत्री ने बात नहीं की, और सवेरे तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और फिर राष्ट्रपति जी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेती हैं और वहाँ पर चले जाती है। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं एक के बाद, वो ये साबित करती हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। और वो सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच जो संबंध 3 साल पहले थे, या जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया था पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की अनिच्छा के बावजूद, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, उसके और आज के संबंधों में क्या तनाव हुआ, क्या बड़े कारण रहे? ठीक है, शादाब चौहान हमारे साथ एमआईएम से हैं। शादाब चौहान, यहाँ सिर्फ विपक्ष की पार्टियां अटकलें लगा रही हैं, गड़बड़ की अटकल लगा रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर अटकल लगा रही हैं। आपके पास कोई पक्की खबर है क्या? सबसे पहले तो हम धनखड़ साहब के स्वस्थ होने की जल्द से जल्द कामना करते हैं। देखिए, इस्तीफा उन्होंने चाहे दबाव में दिया, सहमति में दिया, या एक जाट हैं, रुके नहीं, डरे नहीं, दे दिया इस्तीफा, किसी कुछ करवाना चाहती थी सरकार, वो एक अलग विषय हो सकता है। चलिए, आप पहली विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने कहा है कि हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बाकी सब तो कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। नहीं, देखिए, वो बुजुर्ग हैं, बीच में भी बीमारी की अटकलें थी, और किसी की बीमारी का मजाक भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक नहीं। हम सबसे पहले उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उसके बाद मेरे 2-3 कंसर्न हैं जिसको बार बार डिस्कस किया गया कि बीएसी की मीटिंग 12:30 के बाद जो 4:30 थी, उसको किसने ड्रॉप किया था? उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब तो मौजूद थे, कौन नहीं गया? तो अस्वस्थ व्यक्ति तो नहीं रह सकता ना मीटिंग में, वो तो थे। उसके बाद 1 बजे के लिए बोला गया, उससे पहले ही सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरी चीज, अगर देश का उपराष्ट्रपति बीमार है, अस्वस्थ है, एक फोटो नहीं आई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे जाकर मुलाकात की हो, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का कोई मैसेज आया हो कि स्वास्थ्य की जानकारी ली है, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। उनके कहीं एडमिट होने की जानकारी नहीं मिली। दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मेरे से पहले जो बोल रहे थे सर, कि ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का एक दायित्व है कि पहले इस्तीफा जो है राष्ट्रपति महोदय को जाता, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आता, लेकिन पहले पब्लिक डोमेन में आ गया। तो ये सारे सवालात जो हैं, चाहे जो जस्टिस वर्मा को लेकर कहें, ये या फिर कोई और इम्प्लांट करने का प्लान है, कोई नया आने वाला है, कोई लोग कह रहे नीतीश जी आने वाले हैं, या कुछ और, कोई आरिफ मोहम्मद खान। तो सवाल ये है कि जो इतनी जल्दी घटित हुआ है, उसमें न सिर्फ विपक्ष के लोग चिंतित हैं और कंफ्यूज हैं, जो सत्ता में दल हैं, जो लोग पार्टनर हैं, एनडीए पार्टनर्स, वो भी कंफ्यूज हैं कि अचानक चंद घंटों में इतनी बड़ी घटना घट गई, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इशारा करता है कि सिर्फ स्वास्थ्य मसला नहीं है। स्वास्थ्य मसला हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य मसला नहीं है। स्वास्थ्य के साथ साथ कोई और भी कारण है, जिन कारणों का जनता के बीच में आना आवश्यक है। निश्चित चुनाव के लिए भी एक तय सीमा होती है, और पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था, अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। यह सदन के बाद हो सकता था, आखिरी विदाई भाषण हो सकता था, उनके ताल्लुक से जिस प्रकार की बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो
उनको एक विदाई दी जा सकती थी, उनको अलाउ किया जा सकता था, लेकिन सडनली ये सब जो चीज हुई है उसको लेकर जनता में, विपक्ष में और छोड़िए बहुत से सीनियर पत्रकार तक कंफ्यूज रहे। ये हर जगह कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि रीजन ऑफ रेजिग्नेशन क्या है। और वही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार को या तो स्पष्ट करें या फिर उनके ऑफिस से क्लैरिफिकेशन हो, और अगर वो बीमार है हम अनुरोध करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, उनसे जाकर स्वास्थ्य का हाल लें, उनसे जाकर जल्द से जल्द मिलें। ठीक है शादाब भाई, मैं लौटता हूं आपके पास। राम कृपाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, देखिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं अपनी अपनी जगह ठीक है, हमारे पत्रकार मित्रों ने भी जो बातें कही हैं, मैं केवल एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ कि कल तक जरा सा आप फ्लैशबैक देखिए, कल तक इसी पद पर धनखड़ जी ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विपक्ष आगे कहता कि ये अभी बदले हुए धनखड़ जी हैं और बहुत अच्छे हैं? देखिए कल तक आप जिस व्यक्ति से आरोप लगा रहे थे कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, सब तमाम तरह के आरोप, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही रवैया है, अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष ने आपकी इस बात से सहमति व्यक्त की और उनसे मांग भी लिया, मैं नहीं कहता क्या हुआ, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो हो सकती है कि बीजेपी के लिए हो, सवाल उठ रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए क्या गड़बड़ है? आप चाहते क्या हो? और अगर धनखड़ जी इतने ही निष्पक्ष और बहुत अच्छा था उनके साथ, तो फिर जिस तरह से पिछले दिनों में सदन में हुआ, आप ये कहिए कि वो आपकी गलती थी। जो आरोप धनखड़ जी पर लगाए गए, जिनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव पास करने जा रहे थे, उसको लेकर के आज फिर वही हंगामा हो रहा है। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, किसी भी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ये जो होता है हम लोग मान लेते हैं ना इंडिस्पेंसिबल, अपूर्णीय ये क्षति और फलाना ढिकाना, लोकतंत्र चलता रहता है। ये मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कहीं से कोई आशंकाएं निकल रही हैं तो सरकार का काम है उस चीज़ पर पर्दा, उस चीज़ को बिल्कुल साफ करे कि स्थिति क्या है। लेकिन ये कह देना कि किसी के इस्तीफा देने से वो देश में गड़बड़ी पैदा हो रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, सवाल इस बात का नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सवाल उठा सकते हैं कि चाहे मोदी जी को या किसी को भी इसको साफ साफ बताना चाहिए, लेकिन इतना हंगामा, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे मांगा गया, तो इसमें गलत क्या है? ये मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि तत्काल इसकी जानकारी वो दी जाए, जबकि अभी सामने ये है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया है। ठीक है जीएम शाहीन साहब के पास जवाब है, उसके बाद विनीत जी आपके पास आता हूँ। जीएम शाहीन साहब बोलिए। ये आप एक मेरे पास इनका वीडियो आया हुआ है, ये वही अपोजिशन है जिन्होंने जगदीप धनखड़ साहब का मजाक उड़ाया था। ये देखिए, ये याद होगा इनको, ये वीडियो याद होगा, ये देखिए याद होगा इनको, याद कर रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज धनखड़ साहब को लेकर कि इन्होंने इस्तीफा दिया, ये वही अपोजिशन है जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनसे सवाल करिए, क्या ये वो लोग नहीं है जिन्होंने मजाक उड़ाया था इनकी हेल्थ को लेकर पार्लियामेंट से बाहर? राहुल जी और इनकी पूरी टीम जो कांग्रेस से सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले विनीत सिंह, नहीं, ये किन से, मैं इनसे पूछे ये किन से सवाल कर रहे हैं? अच्छा, मैं पूछता हूं, विनीत सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी, मुझे लगता है कि वी आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस, और हम तो ये जासूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति जो नहीं अभी उस पद पे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सोशल मीडिया पे शेयर किया, वो उनका अपना डिस्क्रिप्शन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपोजिशन फुर्सत में कितनी बैठी हुई है। अरे भैया, अगर आपके पास सकारात्मक अगर आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो 2 दिन से जो अपने सदन को परेशान कर रखा है उसमें आप भाग लीजिए। रादर देन एक सामान्य प्रक्रिया को असामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप मसाला ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है यही विपक्ष की फितरत रही है, और यही कारण है कि एक नॉर्मल चीज जिसके अंतर्गत ये रेजिग्नेशन हुआ है उसको भी ये कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, हमें लगता है कि विपक्ष को इस चीज से बचना चाहिए
ठीक है, सोशल मीडिया की बात की विनीत सिंह ने। संजय चोकर जी, सोशल मीडिया से मुझे याद आया, ये जो आपके पूर्व सांसद हैं कुंवर दानिश अली, इनका एक्स पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, ये वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। ये लिखते हैं कि 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब योगी आदित्यनाथ जी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी चल रही है। सोर्स क्या है सर? ये किस हवाले से खबर आई है आपके वरिष्ठ नेता के पास? देखिए, ये तो अनुराग जी आप भी जानते हैं कि किस तरह के बातें चल रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है। अगर आज आप देखिए इनको बीजेपी या उनके साथी जो दल हैं, अगर विपक्ष कोई बात करता है, देखिए सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप कभी भी अगर आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जब इस तरह के हालात होते हैं तो अलग अलग तरह के अंदाजे लगाए जाते हैं। कोई अंदाजा भी आपने बात करी कि नीतीश कुमार जी की बात आप कर रहे थे कि लोग ऐसी बातें चल रही है, तो ये सब वो तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो तो व्हाट्सएप पर चल रहा है, तो मैंने पूछ लिया कि नाम उनका भी चल रहा है। पर ये दानिश, पर ये जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये कोई हल्के में हवाबाजी में बयान देने के लिए थोड़ी जाने जाते हैं। नहीं, मैं हवाबाजी में तो बहुत कुछ चल रहा है। जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब ऐसे हालात होते हैं, जो अचानक एक आदमी फिजिकली फिट है दिख रहा है और पार्टी बीजेपी कह रही है नहीं तो अस्वस्थ है, तो ये अगर इस तरह की जब अचानक जो चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, अंदाजे भी लगाए जाते हैं, पार्टी अलग अलग लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए कि बीजेपी के लोगों को अगर ये सारी चीजें बिल्कुल साफ नजर आती कि वो फिजिकली अनफिट दिखते, पहले से बीमार दिखते, तो आज ये सवाल नहीं खड़े होते। अचानक एकदम अचानक ये बोल दिया कि उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो तो रिजाइन कर दिया, 2 साल का समय उनका बचा हुआ था। और तो ये सारी चीजें अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अब चीजें बात सिर्फ इतनी है कि पता ये लगाना है, ये तो कभी बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे, पता ये लगाना है कि उनको दबाव में इस्तीफा दिलाया गया है या अचानक उनको ऐसे आहत कहीं से हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आने वाले दिनों में सारी चीजें, इन पर चर्चा भी चलती रहेगी। कोई ऐसा विपक्ष का कोई ऐसा नहीं है, अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे विपक्ष खाली है, उनको कोई काम ही नहीं है। अरे अगर जो चीज पार्लियामेंट में हो रही है आप इतना हल्के में ले रहे हो, एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, अगर उस पर कोई चर्चा हो रही है, सवाल हो रहे, तो आपको किस बात का, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको जवाब देना चाहिए। और अगर आप जवाब सरकार से ही जवाब मांगे जाते हैं, जो आज सरकारें चला रहे हैं उन्हीं से सवाल करेंगे, आप विपक्ष से क्या सवाल करोगे? क्योंकि फैसले आप लोग करते हैं, हटाते आप हैं, बनाते आप हैं, दबाव आप डालते हैं, क्या हालात है देश में वो सब लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब तक आप ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ये सारी अंदाजे चलते रहेंगे। अरे पिक्चर तो आपने क्लियर कर दी, वही मैं पूछ रहा था। खैर राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके? विजय जी मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 1969 में बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उनसे इस्तीफा लिया था और ऑफिशियल कैंडिडेट जो नीलम संजीव रेड्डी थे उनके खिलाफ उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया और इंदिरा जी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा दो, उनको जितवाया भी। वो कांग्रेस आज अगर वो इस्तीफा मांग रही थी तो वो वंदनीय था, लेकिन अगर बीजेपी इस्तीफा मांग ले तो निंदनीय हो गया। भाई ये तो आप कम से कम ये देखा करें कि अगर विपक्ष इस्तीफा मांगे तो वंदनीय है, तब भी उनकी तबीयत खराब नहीं थी जब आप इस्तीफा मांग रहे थे, और मान लीजिए आज भी तबीयत नहीं खराब है, तो अगर बीजेपी इस्तीफा ले रही उनसे तो काहे को निंदनीय हो गया? जिस तरह से सुबह से आप कर रहे हैं, तो आपका काम वंदनीय है, उनका काम निंदनीय है। ये राजनीति जरा घालमेल की नहीं चलनी चाहिए। छोकर साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ अभी इनका जवाब दे रहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा ले लिया तो आप मान लीजिए। फिर जब लोग माने भैया हम सवाल कर रहे हैं, हम बीजेपी नहीं है, तो यही कह रही है कि वो निंदनीय और वंदनीय का फर्क समझा रहे थे सर। ये अचानक वो निंदनीय और वंदनीय का, जब आप इस्तीफा मांग रहे थे तो वंदनीय था, और जब धनखड़ साहब ने दे दिया या बीजेपी ने ले लिया तो वो निंदनीय कैसे हो गया? उनका सवाल सिर्फ ये था। विजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय देखिए अनुराग जी, 2 बातों में फ़र्क होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी जब पद पर हैं तो व्यवस्थाओं के सवाल खड़े करते हैं, जब पद छोड़ देते हैं तो एक संसदीय और सामान्य शिष्टाचार होता है। अभी तो ये सरकार जिसने इस्तीफा लिया जब हाउस में आएगी तो वही उनके जो कसीदे हैं ना काढ़े जाएंगे। तो संसदीय शिष्टाचार और सामान्य शिष्टाचार को किसी पद के सवाल से जोड़ना ही कोई
तुक वाली बात नहीं है, कभी भी होता है, सब जगह देखते हैं आप, विपक्ष के हों, प्रधानमंत्री से, जिससे आप हर दिन अविश्वास प्रस्ताव रखते हो, जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो आप उन्हीं के लिए गुणगान करते हो, वो सब अलग बात है। दूसरी बात जो बात हुई 1969 की कि जब वीवी गिरी से इस्तीफा लिया गया, वो दबाव का इस्तीफा नहीं था, वो तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी। लेकिन ये भी याद रखिए कि उसके बाद कांग्रेस 2 टुकड़े हो गई थी। इतिहास से भी सीखना चाहिए, इतिहास से भी सीखना तो चाहिए। वो एक मुद्दा है। और इसमें जो बड़ी घटना हुई कि उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद न उनके विदाई भाषण का मौका मिला है और न उनके खिलाफ उनके साथ कोई फेयरवेल पार्टी हो रही है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ये संसदीय परंपराओं के लिए उनका विदाई भाषण भी नहीं है, सरकार ने ये मौका भी नहीं दिया। राष्ट्रपति जी की तरफ से उसको मंजूर करने की बजाय ये कहा जा सकता था, मतलब प्रचलित भाषा में कहें तो निपटा दिया। हाँ, अब जो भी आप भाषा कहें, प्रचलित भाषा में यही कहा जा सकता है। एक लाइन इनकी बीजेपी पे जोड़ देता हूँ, इन्होंने कहा कांग्रेस निपट गई, बिल्कुल सही है, लेकिन आज वही कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी की थी, दूसरी वाली निपटी है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर मोदी जी ने, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए अभी कहीं से नहीं आया कि उन्होंने मांगा है, हम तो जो तथ्य हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा हुआ भी है तो हर चीज को आप गलत निगेटिव एंगल से क्यों देखते हैं? उस समय इंदिरा गांधी ने जो फैसला किया आप कह सकते हो गलत था, लेकिन आज की कांग्रेस वही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी वाली, निजलिंगप्पा वाली कांग्रेस कहाँ चली गई पता नहीं। ठीक है, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है, विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ, विदाई भाषण क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या आपको ये विपक्ष का रवैया सही लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है कि आरएसएस ने 75 साल होने पर इस तरीके का संकेत दिया है कि भाई धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया तो ये मोदी के लिए एक संदेश है और योगी आदित्यनाथ अब उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, इस तरीके की अटकलों को दावा बनाकर पेश करना, क्या ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी राम कृपाल जी कह रहे थे और एक हमारे साथी कह रहे थे कि ये नॉर्मल इस्तीफा है। हाँ। ये नॉर्मल इस्तीफा तो है नहीं। हाँ। और राम कृपाल जी जितनी बातें कह रहे थे वो वाटर बॉटरी कर रहे हैं, वो पीछे की बातों को अभी की बात से जोड़ रहे हैं, जबकि ये पता है कि जो है आदरणीय धनखड़ साहब पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं आज़ाद भारत में जिनके खिलाफ जो है मोशन लाया गया उनको रिमूवल के लिए। आप ये समझिए, तो जो अपोजिशन का जो रिश्ता था धनखड़ साहब के साथ, जिस तरीके से बुलडोज किया गया मेजॉरिटेरियन सरकार के द्वारा और बिना डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट के बिल को पास कर दिया गया, लगातार अपनी बातों को मुखर तरीके से सदन में रखना चाहते थे अपोजिशन के लीडर लोग, लेकिन ये नहीं रखने दिया गया और बाहर किया गया और सबसे ज़्यादा सस्पेंशन किया गया। एक एक दिन में 43, 45, 47 सस्पेंशन किया। धनखड़ जी के इस्तीफे से क्या लेना देना? अब मैं बता रहा हूँ, नहीं, अभी जो साथी कह रहे थे ना कि अपोजिशन के साथ उनका रिलेशन बता रहे थे, तो अपोजिशन का रिलेशन एकदम क्लियर था। हाँ, लेकिन जब इस्तीफा हो गया और जो कारण इस्तीफा का उन्होंने बताया कि मेरे हेल्थ ग्राउंड से हुआ, और जो जैसे कि जो है सोशल मीडिया पे दे देना, अभी पत्रकार महोदय एक बता रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट, और जिस तरीके का जो वहाँ से जो क्या बोलते हैं कि स्मोक निकलता है कि भाई आप जो हैं संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया, लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी करने वाला अपना इस्तीफा जो है जनता को बता रहा है। तो देश के जनमानस के पास ये जानने का अधिकार है विपक्ष के माध्यम से कि भाई ये जो इस्तीफा हुआ इस तरीके से नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल तरीके से ड्रामेटाइज कर इसके पीछे का कारण क्या है। अपोजिशन की पार्टियां इसी बात को जो है जानना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने बात कहा कि भाई कोई और उपराष्ट्रपति बन जाएगा, 75 साल की बात है, तो देखिए ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण और आरएसएस उनकी जो है उनके बीच की ये बातें हैं, उसमें अपोजिशन पार्टी का क्या लेना देना। अपोजिशन पार्टी ये जानती है कि जो धनखड़ साहब का इस्तीफा था वो नॉर्मल इस्तीफा नहीं था, इनका इस्तीफा जो है संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से इस्तीफा नहीं देता, कहीं ना कहीं बहुत आघात लगा है उनको, और उनका जो रिलेशन अपोजिशन के साथ था वो जंग जाहिर था। तो इस आघात के कारण जो है भारी पूछ रहे हैं। 20 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इनका जवाब देता हूँ कि जो वंदनीय था वो निंदनीय कैसे हो गया, यही तो पूछ रहे हैं। अगर वो लिख देते कि कांग्रेस के मांग के चलते मैं उनके दबाव में इस्तीफा दे रहा हूं तो ठीक होता, तब ठीक था। विनीत जी
देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से स्वास्थ्य है तो निंदनीय हो गया, उसके पीछे आपको खेल नजर आने लगा, खेला नजर आने लगा। लेकिन अगर आप इस्तीफा मांग रहे थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर आप जब इस्तीफा मांग रहे थे तो आप उसको क्यों नहीं पचा पा रहे? सीधा सा सवाल वो है। बोलिए। जवाब है कि इस्तीफा जब मांग रहे थे उस वक्त हाउस में था और सदन में बात नहीं होने दिया जा रहा था। सदन में बात नहीं होने दिया जा रहा था। मैं समझ गया आपका इशारा, मैं समझ गया। विनीत सिंह, सुबोध मेहता का कहना है कि जब तक इस्तेमाल करना था तब तक धनखड़ साहब को इस्तेमाल किया, जब इस्तीफा विपक्ष ने मांगा तब नहीं लिया गया ना, तब धनखड़ साहब ने दिया। लेकिन जब उनका काम खत्म हो गया तो स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफा ले लिया गया या उन्होंने दे दिया, जैसा भी आप कहें। नहीं अनुराग जी, एनडीए में इंसानों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये विपक्ष करता है। विपक्ष पहले ये निर्धारित कर ले कि उनको जयदीप धनखड़ जी के बारे में बात करनी है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना है। और जो सुबोध जी ने बात कहा है ना, असली फितरत यही है, कैसे इनके अंदर का चीज बाहर निकल के आ गया। अब तक तो कसीदे पढ़ रहे थे, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष सवाल पूछना उस समय लाजमी होता है, उस समय जायज होता है कि उससे संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। क्या जयदीप धनखड़ साहब के रिजिग्नेशन देने से ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहूंगा कि सकारात्मक पक्ष के विपक्ष की तरफ बात करें और सदन को परेशान नहीं करते हुए उसमें आप पार्टिसिपेट करें, डिबेट में, डिस्कशन में, तब जाके आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अनंत विजय के पास अब रुख करता हूं। अनंत विजय जी, धनखड़ साहब पे अंदर खाने ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं वो मोदी साहब और शाह साहब के खिलाफ कुछ तरह उनके तेवर दिखाई दे रहे थे, योगी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, योगी की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। क्या ये कारण तो नहीं बना उनके इस्तीफे का? देखिए अनुराग जी, बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट अभी सामने आएंगे। वो अनेक प्रकार के, आपको याद होगा कि जब इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था तब यही कहा गया था कि आरएसएस नहीं चाहता था कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन अमित शाह जी ने बहुत जोर लगा के इनको उपराष्ट्रपति बनवा दिया। अब उसके अब वही 3 साल में क्या हो गया कि लोग कहने लग गए कि ये मोदी और अमित शाह के विरुद्ध हो गए। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में आप प्रतीक्षा करेंगे तो धनखड़ साहब का जो स्वभाव है और जो उनकी मुखरता, वो निश्चित रूप से वो सामने आएंगे और वो कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। किताब लिखने में तो अभी बहुत समय लगेगा उनको, उतना दिन वो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, वो सामने आएंगे और अपने इस्तीफे की बातें बताएंगे। लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग, पहले तो कुछ लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया। अब कहाँ योगी और कहाँ धनखड़ साहब की नजदीकियां। अभी आप एक कांग्रेस के नेता का बयान पढ़ रहे थे कि योगी जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मतलब एब्सर्ड थिएट्रिक्स चल रहा है क्या देश में? पॉलिटिक्स हो रहा है भाई। मतलब कुछ भी जिसके मन में, मतलब प्रहसन की तरह कुछ भी जो होगा, विदूषक की तरह भूमिका में कुछ भी बोल दीजिए। आपके पास एक सोशल मीडिया का अस्त्र है, जो मन हो आए बाएं साएं लिख दीजिए उस पे, और उसके बाद वो वो तो सांसद रह चुके हैं भाई, कुंवर दानिश अली। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक चीज बहुत अच्छी है, वो है उनकी वो जो निरंतरता है उनकी मुद्दों से भटकने की, वो निरंतर कायम है। वो किसी भी तरह से धनखड़ साहब को लेके उनका जो प्यार उमड़ रहा है इस समय टोकरी भर भर के, वो बहुत ही मतलब रेखांकित करने योग्य है। यही धनखड़ साहब, इसी धनखड़ साहब के खिलाफ कल ही चिल्ला रहे थे सब कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मल्लिकार्जुन खड़गे 267 के बयान 267 के अंतर्गत वो चर्चा चाह रहे थे, तो पीछे से देख के कांग्रेसी कितने चिल्ला रहे थे। और अब उन्हीं कांग्रेसियों को धनखड़ साहब में एक ऐसा नायक नजर आने लगा है, उनको लगता है कि अरे ये रहता तो देश बहुत सटीक तरीके से चलता। कुछ हमारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो क्या कहते हैं स्तंभकार हैं, उन्होंने भी इस तरह का लेख लिखना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि ये नरेंद्र मोदी से मनमुटाव था, अमित शाह से मनमुटाव था। अरे ये ऐसे थोड़ी चलता है देश, कुछ ना कुछ कारण रहा। अनंत विजय, आपको 17 अप्रैल 2025 का धनखड़ साहब का बयान भी याद दिला दूं, जब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश आवाज से जली हुई नकदी मिली थी उस पर उन्होंने एफआईआर न दर्ज होने पर टिप्पणी की थी, आश्चर्य जताया था। कहीं वहीं से तो काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ है? नहीं, अब ये तो कयास लगाने की बात है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये आजाद भारत की ऐसी जोड़ी है जिनको
कहीं से किसी प्रकार का विरोध या विरोध के स्वर नहीं झेलना पड़ा। अब याद करिए, जब पंडित जी के समय तो खूब कलाबाजियां होती थी, इंदिरा गांधी का भी पार्टी में विरोध हुआ और बाकी लोगों का तो हुआ ही हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में पार्टी में कम से कम विरोध नहीं देखने को मिला। इसलिए ये मैं मान के चलता हूं कि धनखड़ साहब अभी उस स्थिति में नहीं थे कि वो नाखुशी जताते, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बाकी था उनका। 2 साल की कोई उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा कर ले तो वो राष्ट्रपति के लिए भी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन हाँ, विजय जी ने जो कहा उस पर मैं भी सहमत हूं कि उनको विदाई भाषण उनका नहीं होना, उनको फेयरवेल न दिया जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ी की ओर संकेत तो कर ही रहा है। अब वो राजनीतिक गड़बड़ी है, कुछ व्यवस्थागत कमियां हैं, या किसी रुके हुए फैसले को मतलब उसको फ्लड गेट को फैसले के खोलने की का उपक्रम है, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अनुराग जी, विजय जी, आपका नाम लिया अनंत विजय ने, तो ये सवाल मैं आपसे अंतिम यही पूछना चाहूँगा कि धनखड़ साहब के जिस तरीके से क्या परेशानी का सबब बन गए थे सरकार के लिए। जैसा हम जानते हैं, हाईकोर्ट के जज साहब के घर जो गड्डियाँ मिली थी जली, उस पर धनखड़ साहब ने एक मुखर बयान दिया था, उन्होंने आश्चर्य जताया था। क्या इस तरीके की बयानबाजी धनखड़ साहब की परेशानी बन गई उनके लिए? देखिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि परेशानियों का, वही कोई बेवफा नहीं होता है ना। लेकिन मसला ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए कि वो कल तक तो उन पर प्यार लुटा रहे थे, मतलब नाराज हो रहे थे और आज प्यार लुटा रहे, तो ये तो बिल्कुल सरकार के लिए भी कहा जा सकता है ना। ये सरकार उन पर प्यार लुटा रही थी उस दिन, उन्होंने उस मोशन को खारिज कर दिया था और आज उसने इस्तीफा ले लिया। तो ये दोनों बातें राजनीति में चलती रहती है। कब किस समय पर तो ठीक है, ट्यूनिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के। नहीं, मसला ये है कि इस सवाल टाइमिंग पर जो सवाल उठा रहा है वो ठीक है, लेकिन और मुझे लगता है एक लाइन और जोड़ दूं कि अनंत जी कह रहे हैं कि धनखड़ साहब खुद बता देंगे, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि धनखड़ साहब जितने मुखर हैं वो बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले बहुत सारे लोग हैं सरकार में जो बता देंगे ये बात कि क्या हुआ था। एक रामकृपाल जी, एक सवाल और उठ रहा है, 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा कि अगले सतपाल मलिक तो नहीं होने वाले जगदीप धनखड़? देखिए, अब इस पर इसका जवाब देना बड़ा कठिन है, लेकिन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं संभावना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज की डिबेट में इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए सभी पैनलिस्ट का, अपने आप दर्शकों का भी आज ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, ताल ठोक के एक बार फिर देखिएगा। कल हम हमेशा की तरह जब कर सवाल पूछेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।